सोलो लेवलिंग फाइनली गॉट द एनिमेशन इट डिजर्व्ड। और तुम्हें पता ही है मेरी वन ऑफ द फर्स्ट मानवा थी जिसे मैंने पढ़ा था, और उस टाइम तो मुझे इसके एनिमेट होने के चांसेस काफी कम लगते थे। और आज फाइनली पूरे 3 साल बाद वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू विटनेस द बर्थ ऑफ अ शैडो मोनार्क। भाई तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इसमें मानवा के स्पॉयलर्स होने वाले हैं, सो अपने हिसाब से देख लेना। तो देखो, मेन टॉपिक पे आने से पहले थोड़ी हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स जान लेते हैं, क्योंकि उसके बिना तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। संग जिन वू एक आर्म ई रैंक हंटर जिसको शैडो मोनार्क ने चुना एज हिज सक्सेसर, जिसके बाद ही गेन्ड इमेंस पावर एंड उसने हर लेवल को क्रॉस कर दिया और कहलाया शैडो मोनार्क। तो शैडो मोनार्क होने का फायदा ये था कि जिन वू को कंट्रोल मिला ओवर 10 मिलियन शैडो सोल्जर्स का। ये नंबर कितना बड़ा है तुम इस बात से समझ सकते हो कि टॉप एस रैंक हंटर्स भी मैक्स टू मैक्स 4 से 5 समझ कंट्रोल कर सकते हैं एक टाइम पे। तो देखो 10 मिलियन समन्स को तो मैं रैंक नहीं कर सकता, लाइक इसमें मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी भाई। सो इसीलिए ये समन्स किस हिसाब से रैंक की जाएंगी एंड इनको क्या टर्म्स दी जाएंगी और वो जान लेते हैं पहले। तो जिनको की शैडोज 7 ग्रेड में आती हैं, एंड दैट इज शैडोज, इलाइट्स, नाइट्स, इलाइट नाइट्स, जर्नल्स, कमांडर्स एंड ग्रैंड मार्शल। अब अगर मैं तुम्हें इनका रैंक बताऊं तो सबसे वीकेस्ट है शैडोज, जिनको तुम काइंड ऑफ सी रैंक मान सकते हो। जिसके बाद इलाइट आता है बी रैंक पे, नेक्स्ट नाइट्स आता है ए रैंक पे, इलाइट नाइट को तुम एस रैंक कह सकते हो, जनरल्स को तुम एस रैंक से ऊपर मान सकते हो क्योंकि एस रैंक इनके लिए बस मामूली सी बात है, सो इसलिए हम इनको एस प्लस कह लेते हैं। नेक्स्ट कमांडर्स, इनकी भाई अपनी जोड़ है, ये लोग पिछले वाले से भी ज्यादा पावरफुल हैं, सो इसीलिए हम इनको एस प्लस प्लस कह लेते हैं। और फाइनली द अल्टीमेट रैंक ग्रैंड मार्शल। इस रैंक के लिए तुम बस इतना समझ लो कि ये बस जिंगू से नीचे आते हैं। सो इस लिस्ट में से हम शैडोज एंड इलाइट्स को एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी वीकेस्ट हैं। सो आई थिंक वी आर गुड टू गो नाउ। सो नंबर 10 पर है काइजल। तो काइजल वैसे तो देखने में एक बहुत ज्यादा पावरफुल और मैजिकल ड्रैगन है, लेकिन स्टोरी में इसका यूज बस ड्राइवर का है जो जिन्वू को सक्सेसफुली एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। काइजल की एबिलिटीज पर आए तो उसके पास इमेंस स्पीड है, प्लस वो उड़ भी सकता है, बट अगर कॉम्बैट स्किल्स की बात करें तो ही लैक्स देयर। स्टिल अगर काइजल का रैंक देखा जाए तो वो नाइट ग्रेड शैडो है, दैट इज ए रैंक, एंड लाइक मनवा में भी इसको टस्क ने हराया था जो कि अगेन एक एस रैंक था। इस स्टोरी में काइजल का स्क्रीन टाइम भी बहुत कम है क्योंकि उसे सिर्फ तभी समन किया जाता है जब जिन्वू को ड्राइवर की कमी महसूस होती है या फिर उसे बंदी के सामने फ्लैक्स मारना होता है, जो कि देखा जाए तो काइजल के फैंस को डिसअपॉइंटिंग भी लगता है। नंबर 9 पर है टैंक। तो इस समन जिन्वू को रेड गेट इंसिडेंट के दौरान मिली थी जहां पर उसने आइस बियर्स के ग्रुप को हराया था, एंड उन्हीं में से सबसे पावरफुल बियर की शैडो को उसने एक्सट्रैक्ट कर लिया था जिसे उसने नाम दिया टैंक। अब अगर लुक्स पर आए तो ये एक जाइगेंटिक सा पोलर बियर है एंड एक बीस्ट है। पर्सनैलिटी वाइज वो ऑब्वियसली एक एनिमल है, सो उसी हिसाब से बिहेव करता है वो, बट स्टिल वो काफी इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट अगर इसके रैंक पे आए तो शुरुआत में टैंक एक इलाइट ग्रेड शैडो था, बट लेवल अप करके उसने इवेंचुअली नाइट का टाइटल हासिल किया, जिसकी वजह से टैंक की डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों एबिलिटीज की ग्रोथ हुई। प्लस स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाए तो वो अब एक ए रैंक हंटर तक को टक्कर दे सकता है। बाकी फीट्स पर आए तो उसने कारगिल गान के एक जनरल तक को जान से मार दिया था आयरन के साथ मिलकर, जहां पर बाकी ए रैंक हंटर्स तक की फट चुकी थी एक सिंपल लॉक को मारने में। नेक्स्ट नंबर 8 पर है जीमा। तो ये शैडो जिन्वू को एक ए रैंक गेट को क्लियर करने पर मिली थी जहां पर वो गेट की बॉस नागा से मिलता है, जो कि मिक्सचर होता है ह्यूमन एंड स्नेक का। सो इसी बॉस को डिफीट करने के बाद जिन्वू ने इसे अपनी शैडो बना लिया और नाम दिया जीमा। बाय द वे तुम्हें पता है जितने भी शैडोज अभी हमने पीछे बताए उनमें ये होता था कि जब वो शैडो बनते थे तो उनका रैंक कम हो जाता था। दैट मींस अगर कोई शैडो बिफोर बिकमिंग अ शैडो ए रैंक की थी तो शैडो एक्सट्रैक्शन के बाद वो मिड ए या फिर बी रैंक हो जाती थी, लेकिन जीमा के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो शैडो बनने पर भी उतना ही स्ट्रॉन्ग था जितना वो शैडो बनने से पहले था, एंड यही रीजन था कि शैडो बनने के बाद उसे डायरेक्टली इलाइट नाइट का रैंक मिला। और तुम इस चार्ट से समझ सकते हो कि इलाइट नाइट ऑलमोस्ट एस रैंक के बराबर होता है। दैट मींस ही इज डैम स्ट्रॉन्गर, वो भी फ्रॉम द बिगिनिंग, अनलाइक अदर शैडोज जो भी हमने पीछे मेंशन किए। नेक्स्ट अगर इसकी स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज पर आए तो देखो नागास ऑलरेडी काफी हार्ड स्किन पोजेस करते हैं जो कि शील्ड्स और आर्मर्स बनाने के काम आती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उनका डिफेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। इवन स्ट्रेंथ पर आए तो जापान क्राइसिस आग के वक्त जीमा ने एक जायंट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो भी सिर्फ एक हिट में, जहां पर बाकी सारे एस रैंक हंटर्स टिक भी नहीं पा रहे थे। इसके अलावा वो साइज मैनिपुलेशन भी जानता है जो कि उसका छोटा बड़ा कर सकता है। बॉडी साइज। वेल एक चीज बताना भूल गया मैं कि ये शैडोज तब तक रीजनरेट करती रहेंगी जब तक इनको कास्ट करने वाला मर नहीं जाता, जो कि इन सभी को ऑलमोस्ट इनविंसिबल बनाती है, एंड ये चीज सभी शैडोज के लिए कॉमन है, सो इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं। नेक्स्ट नंबर 7 पर है आयरन, जो कि एक कोरियन ए रैंक हंटर किम चुल की शैडो है, जिसे जिन्वू रेड गेट आग के दौरान मिला था। तो आग की शुरुआत से ही किम जिन्वू को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, एंड ये बंदा अपने स्वैग में था कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, अंटिल ही मेट हिज डैडी। इन शॉर्ट इसने जिन्वू को पीछे से मारने का ट्राई किया, एंड इग्रिस ने तलवार से बताया कि
अब्बा है तुम्हारे। फिर क्या, अब्बा ने इसको भी शैडो बनाया और नाम दिया आयरन। अब अगर आयरन का रैंक देखें तो स्टार्टिंग में तो ये सेकंड मेजर शैडो थी जिन्वू की, बट जैसे जैसे जिन्वू ने लेवल अप किया एंड स्टोरी प्रोग्रेस होती गई वैसे ही आयरन इलाइट नाइट रैंक पे आ गया, जो कि अगेन एक एस रैंक हंटर के बराबर है। अब अगर एबिलिटीज पर आए तो वही सेम है, इनहेंस स्ट्रेंथ, रीजनरेशन, ग्रेट डिफेंस एंड शाउट ऑफ प्रोवोकेशन। वेल इसके बारे में तुम्हें पता नहीं होगा तो मैं बताता हूँ। इस एबिलिटी को यूज करके वो एक्चुअली करता ही है कि ओपोनेंट्स को टोंट मारता है ताकि सामने वाला ओपोनेंट बिना सोचे समझे इस पर अटैक कर दे एंड ये उस चीज का फायदा उठा ले। सो यही है ये एबिलिटी शाउट ऑफ प्रोवोकेशन। वैसे एक बात तो है, शैडो बनने पर भी बंदे का एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ। सही बोला है किसी ने, सम थिंग्स नेवर चेंज। नेक्स्ट नंबर 6 पे है ग्रीड। सो यहीं से अब अपर रैंक शुरू होने वाले हैं, सो गेट एक्साइटेड। तो ग्रीड एक जर्नल ग्रेड शैडो है जो कि पहले एस रैंक हंटर हुआ करता था, जिसका नाम था होंग डोंगसू एंड ये छोटा भाई था इस आदमी का। इसकी बैक स्टोरी पर आए तो सिंपल शॉर्ट बताता हूँ मैं तुम्हें। इसके भाई को मारा गया, इसको रिवेंज मांगता था, ये रिवेंज लेने गया, इसका पोपट हो गया। खैर इसका पोपट 2 बार हुआ था, पहले जिन्वू के डैडी से फिर डायरेक्टली जिन्वू से। भाई दोनों ने पटक पटक के मारा है इसे और इसी के चलते बेचारे का देहांत हो गया। और फिर क्या, जिन्वू ने इसकी शैडो एक्सट्रैक्ट कर ली और उसे नाम दिया ग्रीड। सिंपल एज दैट। विल अपनी पास्ट लाइफ के क्राइम से फुली अवेयर होने की वजह से ग्रीड एक हम्बल और क्वाइट शैडो थी एंड वो बोलने से पहले हमेशा जिन्वू की परमिशन लिया करता था। बाकी जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि ग्रीड एक जर्नल ग्रेड शैडो है जिसने न सिर्फ अपनी बॉडी के मसल्स को स्ट्रेच करके आइस मोनार्क की आइस प्रिजन तक को तोड़ दिया था, बल्कि उस बेचारे को मेंटल ट्रॉमा तक दे दिया था। बाकी ग्रीड को भी बाकी शैडोज की तरह कुछ खास स्क्रीन टाइम नहीं मिला है, बट क्योंकि वो एक जर्नल ग्रेड शैडो है इसीलिए ही इज ऑन द लिस्ट। नेक्स्ट नंबर 5 पे है टस्क। वेल ये शैडो मेरी वन ऑफ द फेवरेट शैडो है एंड काफी मजेदार है। सो टस्क जिन्वू की शैडो आर्मी में वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल और पावरफुल शैडो है, जिसको जिन्वू ने कारगिल गन से एक्सट्रैक्ट किया था, जो कि एक हाई ऑक था एंड काफी पावरफुल बॉस था हंटर गिल्ड्स गेट का। एंड ये बंदा कितना पावरफुल था तुम इस बात से जान सकते हो कि इसने जिन्वू तक को टफ कंपटीशन दिया था। पर्सनालिटी वाइज बताऊं तो टस्क जिन्वू का वन ऑफ द मोस्ट लॉयल शैडो में आता है, जो कि बहुत ओबीडिएंट, क्वाइट और शाय टाइप है। एंड अब अगर रैंक पर आए तो इसने शुरू तो इलाइट नाइट से किया था, बट अब ये जर्नल ग्रेड पे आ गया है। रही बात एबिलिटीज की तो ये बहुत सारी हैं, तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट वो ग्रेविटेशन मैजिक एंड ह्यूमन मैजिक में एक्सपर्ट है। सेकंड वो अपने अराउंड शील्ड लाकर अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। थर्ड वो अपने मुंह से फायर बॉल्स भी शूट कर सकता है। फोर्थ वो सामने वाले को कर्स करके उसको इंटेंस पेन भी दे सकता है। फिफ्थ सामने वाले का डिफेंस तक वीक कर सकता है। सिक्स्थ सामने वाले को अंधा भी कर सकता है। सेवंथ सामने वाले का स्टेमिना तक ड्रेन कर सकता है या फिर उसे बढ़ा भी सकता है। एंड सच बताऊं तो टस्क ने काफी ज्यादा हेल्प की है जिन्वू की थ्रू आउट द सीरीज एंड इसीलिए इसको समन भी काफी ज्यादा किया जाता है ड्यू टू हिज वर्सेटिलिटी। नंबर 4 पे है कामिश। कामिश एक ड्रैगन था जिसे ह्यूमैनिटीज ग्रेटेस्ट कैलेमिटी कहा गया था एंड वो फर्स्ट एवर बॉस था एक एस रैंक गेट का। इसके अलावा कामिश ड्रैगन एंट्रीज का सर्वेंट था जिसे मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जाता था। वो तुम्हें पता है कामिश ने बहुत सारे एस रैंक हंटर्स को मारा था, बट इवेंचुअली वो डिफीट हो गया था 5 एस रैंक हंटर से, जिनको बाद में नेशनल लेवल हंटर का टाइटल दिया गया था। बट स्टिल कामिश इतना स्ट्रॉन्ग था कि 5 एस रैंक हंटर्स को ऑल आउट जाना पड़ा था एंड साथ में वर्क करना पड़ा था इस एक ड्रैगन को मारने में। इसके बाद फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स ने उसके कॉर्प्स को प्रिजर्व कर लिया था एंड कहीं अंडरग्राउंड फैसिलिटी में रखा था। और एक दिन ऐसे ही जिन्वू को उस अंडरग्राउंड फैसिलिटी में आने का मौका मिलता है एंड देन वो कामिश की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। हाउएवर काफी देर से डेड होने की वजह से कामिश का माना लेवल पूरी तरह से ड्रेन आउट हो चुका था, इसीलिए वो ज्यादा देर तक जिन्वू की शैडो बनकर नहीं रह पाया एंड कुछ ही देर में डिसअपीयर हो गया। लेकिन स्टोरी में कामिश ही था जिसने जिन्वू को रूलर्स के बारे में बताया था, जो कि फ्यूचर में आने वाले थे जिन्वू से फाइट करने के लिए। बाकी पर्सनैलिटी वाइज इस बंदे में बहुत ईगो था एंड इसे बस ह्यूमंस दिखते नहीं थे कि पहले उन्हें मारने पड़ता था, जो भी हमने देखा भी था कि समन होने पर उसने कैसे अपने ब्रेथ अटैक से सभी को मारने का ट्राई किया। बाकी पूरी शैडो आर्मी आने के बाद तो जिन्वू के पास काफी ड्रैगन आ गए थे ऐसे, इवन थॉमस तक ने इनको कंपेयर किया था। सो या ही इज आल्सो डैम स्ट्रांग। ओके सो फाइनली अब टॉप 3 की बारी। सो नंबर 3 पर है सबका फेवरेट इग्रिस। तो इग्रिस एक स्पोर्ट्समैन एंड जिन्वू का फर्स्ट एवर शैडो सोल्जर था, जो कि मार्शल ग्रेड या फिर कह लो कमांडर रैंक पे आता है। वेल आज भी मुझे वो लेजेंडरी फाइट याद है बिटवीन इग्रिस एंड जिन्वू। लाइक ये मोमेंट हमेशा गूज़बम्प्स देती है एंड सिर्फ मैं ही नहीं, ये मोमेंट बाकी सोलो लेवलिंग फैंस के दिलों में भी एक स्पेशल प्लेस को होल्ड करती है। बाकी थोड़ा डिटेल में आए तो इग्रिस फॉर्मर शैडो मोनार्क एशबॉर्न के अंडर सर्व किया करता था एंड जब एशबॉर्न ने रिटायर होने का सोचा तो उसने इग्रिस को जिन्वू को टेस्ट करने के लिए भेजा, जस्ट ये देखने के लिए कि वो वर्दी भी है शैडो मोनार्क बनने के लिए या फिर नहीं। बाकी एट द एंड जिन्वू ने उसे हरा लिया एंड उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब एक्सट्रैक्शन के बाद इग्रिस जिन्वू का वन ऑफ द लॉयल शैडो बन गया, जिसने नाइट ग्रेड से शुरुआत की थी एंड अभी वो कमांडर रैंक पे है। तरक्की हो तो ऐसी हो। नेक्स्ट अगर उसकी एबिलिटीज की बात करें तो भाई वो इमेंस पावरफुल है। फर्स्टली उसकी स्ट्रेंथ, भाई उसने अकेले फ्रॉस्ट मोनार्क को रोक कर रखा था जब तक जिन्वू वापस नहीं आया। सेकेंडली इग्रिस काफी एजाइल एंड फास्ट भी है, जो कि हम उसके स्वॉर्ड चलाने से लेकर उसकी मूवमेंट से देख सकते हैं। इसके अलावा वो काफी अच्छा स्पोर्ट्समैन भी है एंड उसमें काफी प्रोफिशिएंट भी है, प्लस उसे काइंड ऑफ टेलीकिनेसिस भी आता है टू सम एक्सटेंट। बाकी एट द एंड वो मार्शल ग्रेड या फिर मैं कह लूं कमांडर रैंक पे है, तो ऑब्वियसली यार पावरफुल तो है बंदा। नेक्स्ट नंबर 2
सेकंड पे है सबसे ज्यादा मजेदार और ड्रामेबाज शैडो बेरू। तो बेरू राइवल है ईग्रिस का, क्योंकि वो भी मार्शल ग्रेड पे है। बैक स्टोरी पर आए तो पहले बेरू एंड किंग हुआ करता था, जिसको हमने जेजू आइलैंड रेड के वक्त देखा था, जिसकी लाइफ का बस एक ही पर्पस था, लड़ाई एंड टू बी द किंग। बट ऑब्वियसली जिन्वू के आगे कौन टिक पाता भाई। लेकिन इस आर्क के दौरान एंड किंग ने ऑलमोस्ट सभी एस रैंक हंटर्स के लगा दिए थे, प्लस उसकी ब्लड थर्स्ट ने बेचारे गोटो की जान ले ली थी। बाकी बेरू कॉम्बैट में भी काफी ज्यादा ब्रूटल है और डायरेक्टली एनिमीज के वीक स्पॉट पर अटैक करता है, प्लस होल्ड बैक नहीं करता वो। मतलब काफी रेयर ही होगा कि वो होल्ड बैक करेगा, एंड मैक्सिमम केसेस में ये तब भी हुआ है जब जिन्वू आसपास था। अब अगर एबिलिटीज की बात की जाए तो बेरू भी काफी वर्सेटाइल है, जो ऑलमोस्ट सभी एबिलिटीज में एक्सेल करता है एंड ओवरपावर्ड है। लाइक सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के चलते उसने इजीली चाकी स्वॉर्ड को क्रश कर दिया था विद जस्ट हिज बेयर हैंड्स, एंड इवन कुइरिशा की फिंगर्स तक काट दी थी बंदे ने। #नो मर्सी। सिर्फ यही नहीं, बेरू के पास इमेंस स्पीड भी है, जो हम चा वर्सेस बेरू की फाइट के दौरान देख सकते हैं कि कैसे वो इजीली उसकी अटैक्स को डॉज कर रहा था। इसके अलावा उसके पास एक स्किल है जिससे वो दूसरों के स्किल्स एंड नॉलेज को एक्वायर कर सकता है, जस्ट उनको कंज्यूम करके, एंड दिस स्किल इज नन अदर देन ग्लटनी। बाकी लास्ट उसके पास हीलिंग मैजिक, एबिलिटी टू फ्लाई, साइज मैनिपुलेशन जैसी भी एबिलिटीज हैं। बाकी आज बेरू सोलो लेवलिंग फैंस का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है, ड्यू टू द वे ही रिएक्ट्स एंड कैसे वो जिन्वू के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाता है। रेस्ट नंबर 1 पे आने से पहले अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स पे आएगी। एंड फाइनली हियर कम्स द नंबर 1, बेलियन। बेलियन अकेला ऐसी शैडो है जिसके पास ग्रैंड मार्शल का टाइटल है, एंड इवन ये फर्स्ट सोल्जर था जिसे एशबॉर्न ने अपनी शैडो मोनार्क की पावर से क्रिएट किया था, एंड एशबॉर्न की डेथ के बाद ही बिकेम इन चार्ज ऑफ द शैडो आर्मी। हमें बेलियन की एंट्री लास्ट के कुछ चैप्टर्स में दिखाई जाती है अलोंगसाइड रियल शैडो आर्मी ऑफ एशबॉर्न। बाय द वे तुम्हें पता है सबसे पहले कमांडर या फिर कह लो मार्शल रैंक की सबसे हाईएस्ट रैंक थी, बट जैसे ही बेलियन आता है एंड बेरू उसको चैलेंज करता है एक फाइट के लिए, तब बेलियन बेरू को इजीली वन शॉट कर देता है, जिसकी वजह से बेलियन को एक नया टाइटल दिया जाता है, दैट इज ग्रैंड मार्शल। पर्सनालिटी वाइज देखें तो वो एक काम एंड कंपोज शैडो है जो इजीली अपने इमोशंस को शो नहीं करता, बट जिन्वू के प्रति वो डीपली लॉयल है। इवन जिन्वू के साथ काफी टाइम स्पेंड करने के बाद वो एशबॉर्न के डिसीजन से सहमति जताता है कि ही चोज अ राइट सक्सेसर। बाकी मुझे समझ नहीं आ रहा कि शैडो को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं भाई। लेकिन शैडो के लिए तुम समझ सकते हो कि ये बस जिन्वू से नीचे है, क्योंकि देखो यार उसने इजीली बेरू को वन शॉट कर दिया था, प्लस वो बाकी एस्पेक्ट्स में भी आउटस्टैंडिंग है, इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ, स्पीड, स्वॉर्ड स्किल्स, फ्लाइट, लीडरशिप एंड और भी काफी कुछ। एंड यही वजह है कि बेशक बेलियन सीरीज के एंड में आया, स्टिल फैंस ने इसको काफी पसंद किया। सो दैट्स इट, वीडियो खत्म। बाय द वे ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी सोलो लेवलिंग के ऊपर, तो कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें कैसी लगी। बाकी भाई मेरा गला बैठ गया, सो मैं जा रहा हूँ।